भूतिया हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें समय और तूफानों के प्रभाव से धूसर हो चुकी थीं। इस हवेली को लेकर गांव में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थीं। कहा जाता था कि हवेली में रात होते ही किसी औरत के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थीं, और दिन में भी लोग कहते थे कि किसी ने खिड़की के अंदर देखा था तो वह अचानक अंधेरे में गायब हो जाती थी। ये बात गांव के बच्चों के बीच खौफ का कारण बन गई थी। अरुण, जो एक साहसी लड़का था, उसने इन सभी अफवाहों को सिर्फ एक कहानी मानते हुए तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और यह साबित करेगा कि ये सब महज झूठ है। वह अपनी मां को बिना बताए एक रात हवेली के लिए चल पड़ा। जब अरुण हवेली के पास पहुंचा तो हवा ने अचानक एक ठंडी लहर का एहसास कराया। उसकी आंखों के सामने हवेली की दीवारें छायाएं बनाने लगी, जैसे कुछ देख रहा हो। वह रुककर एक पल के लिए थम गया, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और हवेली के बड़े कड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला, जैसे वह खुद खुलने का इंतजार कर रहा था। अंदर कदम रखते ही अरुण को एक गहरी, सर्द हवा ने घेर लिया। हवेली के अंदर हर चीज पुरानी और जर्जर थी। फर्श पर जगह जगह घास उगाई थी और दीवारों से कीड़े रेंग रहे थे। वह अंदर और बढ़ा, और तभी उसे एक दरवाजे के पास से आती अजीब सी छन छन की आवाज सुनाई दी। यह आवाज जैसे किसी महिला के पैरों के पायल की थी, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं था। अरुण ने डर को नकारते हुए आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही वह आवाज के पास पहुंचा, अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका आया और कमरे की खिड़कियां जोर से बजने लगीं। अचानक से कमरे में एक बर्फीली धुंध फैल गई और अरुण ने देखा कि एक आकृति धुंध के बीच से उभर रही थी। यह आकृति एक महिला की थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। वह महिला धीरे धीरे अरुण की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज छन छन की थी, जैसे उसकी पायल उसकी आत्मा का शोर मचा रही हो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? महिला की आवाज धीमी और डरावनी थी, जैसे हवा में गूंज रही हो। उसका चेहरा और अधिक डरावना हो गया था और उसकी आंखें अब और भी लाल हो चुकी थीं। अरुण के शरीर में जैसे डर ने पकड़ बना ली थी, लेकिन उसने साहस जुटाया और कहा, मैं केवल तुम्हारी कहानी जानने आया हूँ। महिला की आंखों में एक अजीब सी झलक आई और उसने अपनी कहानी शुरू की। मैं यहाँ अपने पति के साथ रहती थी। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन मुझे धोखा दे दिया। उसने मेरी हत्या कर दी और मेरी आत्मा को इस हवेली में बंधक बना लिया। अब मैं यहाँ भटक रही हूँ, हर रात नए लोगों को डराकर अपनी क्रूरता का बदला लेती हूँ। अरुण ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्या तुम अपनी आत्मा को शांति नहीं चाहोगी? क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो? महिला की आंखों में आंसू थे और अचानक उसकी पूरी शरीर की झिल्ली बदलने लगी। एक तेज रोशनी कमरे में फैलने लगी और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। जैसे ही वह महिला अपनी सच्चाई को स्वीकार करती है, हवेली में एक जबरदस्त आवाज गूंजने लगी और सब कुछ एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। अरुण के सामने महिला की आकृति धुंधली होने लगी और उसके बाद वह पूरी तरह से गायब हो गई। हवेली का वातावरण हल्का और शांति से भर गया। कमरे में कोई चीखें, कोई दर्द की आवाजें नहीं थीं। अरुण ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने को मुड़ा, हवेली के बाहर से फिर वही छन छन की आवाज आने लगी। इस बार वह आवाज डर के बजाय शांति का प्रतीक बन गई, क्योंकि अब भूतनी की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। अरुण ने देखा कि हवेली के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे थे और इसके बाद वह गांव में लौट आया और उसने सबको बताया कि हवेली अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास गए और देखा कि हवेली में अब कोई भूत नहीं था। हवा में हल्का सा शांति का एहसास था और हवेली की दीवारें अब समय के प्रभाव से नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत से चमक रही थी। कर्णपिशाचिनी। गांव नारायणपुर अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके पास का जंगल, जिसे लोग भूतों का वन कहते थे, गांव की शांति को भंग करने वाला था। कोई भी उस जंगल में रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना था कि वहां कर्णपिशाचिनी नामक भूतनी का बसेरा है। कहते हैं कि कर्णपिशाचिनी अपनी धीमी फुसफुसाहट से लोगों को पागल कर देती है और फिर उनकी जान ले लेती है।
उसने अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, अगर तुम उसकी आवाज सुन लो तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। गांव का युवक रोहित इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने इन सबको बुजुर्गों की गढ़ी हुई बातें मानकर ठहाके लगाए। एक रात दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए उसने दम भरते हुए कहा, मैं आज उस जंगल में जाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन रोहित अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह आधी रात को एक टॉर्च और एक छोटा चाकू लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही हवा एकदम भारी लगने लगी। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई गुजर रही थी। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ सूखे पत्तों के नीचे दबने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह थोड़ी दूर बढ़ा, अचानक उसे अपने पीछे से छन 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 की आवाज सुनाई दी। वह पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। डर को नजरअंदाज करते हुए उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है। जंगल के बीच में पहुंचकर रोहित ने देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई महिला बैठी हुई है। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस नीचे बैठकर जमीन पर अपने लंबे नाखूनों से लकीरें खींच रही थी। रोहित ने और करीब जाने की कोशिश की, तभी महिला ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा इतना विकृत था कि रोहित की टॉर्च उसके हाथ से गिर पड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके होंठों से खून रिस रहा था। महिला ने एक जोरदार चीख मारी और रोहित डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वह अचानक गायब हो गई। रोहित ने राहत की सांस ली और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके ठीक पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मेरी आवाज सुन ली, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। तभी पेड़ों की शाखाएं अचानक हिलने लगीं और चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। हर कदम पर रोहित को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक झाड़ी के पीछे से अचानक एक जोड़ी लाल आंखें चमकने लगीं। तभी पेड़ों की शाखाओं से लटकते सफेद कपड़े दिखाई दिए, जिन पर खून के धब्बे थे। रोहित ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन हर दिशा में उसे वही महिला दिखाई दे रही थी। अचानक महिला फिर से उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसने अपना विकृत चेहरा रोहित के पास लाया और उसकी आंखों में झांका। उसने धीमे धीमे फुसफुसा कर कहा, तुम भी उन्हीं की तरह मरोगे जिन्होंने मुझे धोखा दिया था। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन महिला ने अपनी लंबी नाखूनों से उसकी गर्दन पर खरोंच दी। रोहित की आंखें पल भर में बंद हो गईं। अगली सुबह गांव वालों को रोहित का शव जंगल के किनारे मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके कान से खून बह रहा था। बुजुर्गों ने कहा, ये कर्ण पिशाचिनी का काम है। उसने फिर से किसी मासूम को अपना शिकार बना लिया। बुजुर्ग ने रोहित के दोस्तों को बताया कि कर्ण पिशाचिनी पहले एक इंसान थी। उसका नाम रमक था। उसे गांव के जमींदार के बेटे से प्यार हो गया था, लेकिन जमींदार ने उसे धोखा दिया और उसे जंगल में मार दिया। मरने से पहले रमा ने कसम खाई कि वह उन सभी को सजा देगी जो इस जंगल में आएंगे। आज भी रात को उस जंगल से छन 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 की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि अगर तुमने उसकी आवाज सुन ली तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। क्या तुम उसकी आवाज सुनने की हिम्मत करोगे, या उसकी फुसफुसाहट तुम्हारा आखिरी शब्द होगी? वारिस। गांव के घने जंगल के बीच एक वीरान हवेली चंद्रविलास खड़ी थी। कभी यह शान और शौकत का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन अब लोग इसके आसपास भी जाने से डरते थे। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में आदित्य और सविता नाम के पति पत्नी की आत्माएं रहती हैं, जो अपने वारिस की तलाश में भटक रही हैं। गांव में एक अफवाह थी, जो भी इस हवेली में रात बिताने जाता है वह वापस कभी नहीं लौटता। हर अमावस की रात हवेली से किसी औरत के रोने की आवाज और पायल की छन छन सुनाई देती थी। शहर में पले बड़े राघव और प्रिया, एक नवविवाहित जोड़ा, गांव की जिंदगी में सुकून तलाशने आए थे।
राघव को ये हवेली अपने दादा से विरासत में मिली थी। गांव पहुंचते ही सरपंच ने उन्हें चेतावनी दी, चंद्रविलास मत जाओ, वह हवेली श्रापित है, वहां केवल मौत है। लेकिन राघव ने इसे अंधविश्वास समझा। ये हमारा घर है और हम इसे फिर से जिंदा करेंगे, उसने दृढ़ता से कहा। जब राघव और प्रिया हवेली पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। हवेली के टूटे हुए दरवाजे चरमरा रहे थे। अंदर घुसते ही एक अजीब ठंडक ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हवा में सड़न और नमी की गंध थी। प्रिया ने घबरा कर कहा, ये जगह सच में अजीब है, मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा। राघव ने उसे समझाते हुए कहा, ये सब पुराने घर की हालत है, सब ठीक हो जाएगा। पहली रात कुछ सामान्य लगी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से अपने आप खुलने और बंद होने लगे। छत से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई दौड़ रहा हो। प्रिया को लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक राघव ने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, ये घर तुम्हारा नहीं है, चले जाओ वरना पछताओगे। अगले दिन राघव और प्रिया ने हवेली की सफाई शुरू की। सफाई करते हुए उन्हें एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक लाल रंग की किताब, आदित्य और सविता की तस्वीरों वाला एक एल्बम और कुछ गहने थे। एल्बम के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा संदेश था, हमारे बिना ये घर किसी का नहीं हो सकता। रात होते ही हवेली की अजीब हरकतें और बढ़ गईं। गलियारे में पायल की छन छन की आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर अचानक खून के धब्बे उभर आए। राघव और प्रिया के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। प्रिया ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि आंगन में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके पैर उल्टे थे। राघव, देखो वहां, प्रिया चीख उठी। लेकिन जब राघव खिड़की के पास आया तो वहां कुछ नहीं था। डर के मारे अगले दिन राघव और प्रिया गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित नारायण से मिले। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रविलास हवेली श्रापित है। आदित्य और सविता ने समाज के अपमान से तंग आकर अपनी जान ले ली थी। अब उनकी आत्माएं अपने वारिस की तलाश में हैं, लेकिन जो भी वहां जाता है उनकी आत्माएं उसे जीने नहीं देती। तीसरी रात हवेली पूरी तरह से जीवंत हो गई। किचन से बर्तनों के गिरने की आवाजें आने लगीं। किसी के गाने और रोने की आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तुम हमारे वारिस नहीं हो, ये घर छोड़ दो। आधी रात आदित्य और सविता की आत्माएं प्रकट हुईं। उनकी आंखें जलती हुई लाल थीं। सविता ने कहा, तुमने इस घर में कदम रखा है, अब या तो इसे अपना हक साबित करो या अपनी जान गंवाओ। आत्माओं ने उन्हें एक परीक्षा देने का आदेश दिया। तुम्हें तहखाने में छिपे दरवाजे को खोलना होगा। उसके पीछे छिपा सच ही तय करेगा कि तुम जीवित रहोगे या नहीं। राघव और प्रिया लालटेन लेकर तहखाने में उतरे। तहखाना अंधेरा, ठंडा और भयानक था। हर तरफ मकड़ी के जाले और टूटी हुई दीवारें थीं। हवा में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें थीं। तहखाने के अंत में एक भारी दरवाजा था। दरवाजे के पास जाते ही खून की धाराएं बहने लगीं। राघव, क्या हमें इसे खोलना चाहिए? प्रिया ने डरते हुए कहा। राघव ने कहा, हमें ये करना ही होगा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी निकली। अंदर आदित्य और सविता के कंकाल थे। उनके पास एक किताब और एक खंजर था। किताब में लिखा था, हमने इस घर के लिए अपनी जान दी, अब तुम हमारे वारिस बन चुके हो। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसे छोड़ा तो हमारी आत्माएं फिर लौट आएंगी। आदित्य और सविता की आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। हवेली शांत हो गई, लेकिन हर अमावस की रात गलियारों में छन छन की आवाज अब भी सुनाई देती है। Please subscribe our YouTube channel.